हेलो, मेरा नाम है आकाश कुमार मिश्रा। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल देव फिजिक्स अकेडमी पर। आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था कि पोटेंशियल एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर उसकी पोजीशन की वजह से स्टोर होती है। अगर मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड लेवल से उठा करके कुछ उसको h हाइट देता हूं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। लेकिन क्या ये पोटेंशियल एनर्जी हम लोगों को दिखाई देती है? तो दिखाई तो नहीं देती है। जैसे हम लोग अगर कहें काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो जितना ज्यादा वो मोशन कर रहा है उतना ही ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करें तो क्या ये हमें दिखाई देती है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस ऑब्जेक्ट को जो कि ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ है, अगर मैं इसको h हाइट पर मूव करूं, यानी कि h हाइट पर पहुंचा दूं और उसके बाद वहां से इसको नॉर्मली छोड़ दूं, तो ये डायरेक्टली नीचे की तरफ आ जाता है। देखिए, आपने इसको थ्रो तो किया नहीं है, नॉर्मली आपने इसको रिलीज किया है और ये नीचे की तरफ आ गया है। इसका मतलब कि इसके अंदर कोई ना कोई एनर्जी पहले से स्टोर थी जो कि काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफर हो गई है। और हमने ये पढ़ रखा है कि एनर्जी को ना ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैंने माना कि हमारे पास देखिए ये एक ऑब्जेक्ट है, कोई मास है और जो कि ग्राउंड लेवल पर रखा हुआ है। अगर मैं इसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स करके इसको h हाइट पर यहां पर मूव करा देता हूं, जैसे कि देखिए यहां पर इसके ऊपर अर्थ के द्वारा ग्रेविटी लग रही है, इसके ऊपर वो कितनी है? mg के बराबर है। mg नीचे फोर्स लग रहा है, तो ये जो मैं एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर लगाऊंगा वो लगभग ऑलमोस्ट mg के बराबर होगा। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं, अगर मैं mg के इक्वल फोर्स लगाऊंगा तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ये मूव नहीं करेगा। तो यहां पर ये जो mg फोर्स में लगाऊंगा लगभग mg से थोड़ा सा ज्यादा लगाऊंगा। जैसे अगर मान लीजिए कि ये ग्रेविटी नीचे की तरफ 10 न्यूटन लग रही है, जो एक्सटर्नल फोर्स इसके ऊपर अप्लाई करूंगा वो 10.00001 के अप्रॉक्स होगी, जिससे कि इस बॉडी के अंदर कोई भी एक्सीलरेशन ना आवे, सिर्फ जस्ट इसकी एक पोजीशन को मैं चेंज करना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या किया, इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट इस पोजीशन पर आ गया। और यहां पर आकर के इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई? तो पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर mgh स्टोर हो जाती है। लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर क्यों आई? क्योंकि हमने इस ग्राउंड लेवल से h हाइट तक यहां तक क्या किया है? वर्क किया है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इसके ऊपर जो मैंने वर्क किया है वही वर्क इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया है। ठीक है ना? तो अगर मैं कहूं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर्ड जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसके ऊपर किए गए वर्क डन के इक्वल होती है। यहां पर अगर मैं देखूं कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है इसको इनिशियल पोजीशन यानी कि मैं u1 नाम दे दूं, और जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी यहां पर है उसको मैं u2 नाम दे दूं। तो अगर मैं कहूं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी की चेंज को मैं लिख सकता हूं u2 माइनस u1। और ये चेंज किस वजह से आ रहा है? तो ये चेंज आ रहा है जो मैंने इसके ऊपर वर्क किया है। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो इस वर्क डन की वजह से है। यानी कि जो भी वर्क मैंने इस ऑब्जेक्ट को इस पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचाने के लिए किया है, वो वर्क पोटेंशियल एनर्जी के चेंज के इक्वल होगा। या फिर मैं अगर आपसे कहूं कि इस इनिशियल पोजीशन को मैं अगर जीरो मान लूं, देखिए ग्रेविटी के केस में हम लोग ग्राउंड लेवल पर क्या करते हैं, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको जीरो कंसीडर करते हैं। ग्रेविटी के केस में ग्राउंड लेवल पर अगर मैंने माना कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, तो इसके ऊपर मैं कुछ एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके जो भी मैं इसके ऊपर वर्क करूंगा जिसकी वजह से इस पोजीशन पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है। तो यहां पर अगर अब मैं वर्क डन कैलकुलेट करना चाहूं या जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है वो कैलकुलेट करना चाहूं, तो वो किसके बराबर होगा? जो भी वर्क मैं करूंगा इनिशियल से फाइनल वो u2 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि u1 तो मैंने जीरो कंसीडर कर लिया है। यानी कि एक रेफरेंस पॉइंट हमको ऐसा कंसीडर करना होगा जहां पर हम लोग रेफरेंस पॉइंट को क्या कर सके? जीरो कंसीडर कर सकते हैं। ग्रेविटी के केस में ग्राउंड लेवल पे हम लोग इसे जीरो कंसीडर करते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन यहां पर यह है कि देखिए जो भी मैं वर्क करता हूं वही वर्क चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। या फिर अगर मैं कहूं कि जो फाइनल पॉइंट पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किए गए वर्क के इक्वल होती है। और इसी कॉन्सेप्ट का यूज हम लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस चैप्टर में करना है। तो देखिए आइए जरा, हमने कहा कि हमारे पास कोई एक चार्ज है,
क्यू चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। तो अगर मैं मानूं इससे कि इससे कुछ डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए जिस पर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, और इस क्यू चार्ज को इस कैपिटल क्यू चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में लेकर के हमें आना है। अब यहां पर ये चूंकि मैं क्यू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर कर रहा हूं, तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जिसकी डायरेक्शन किधर होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये तो रिपेल कर रहा होगा। तो अगर मुझे इस ए पॉइंट से इस बी पॉइंट तक इस टेस्ट चार्ज को लेकर के आना है, तो मुझे क्या करना होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना होगा, और वो एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा, वो ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इक्वल होगा। ऑलमोस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से इक्वल फोर्स अप्लाई करता हूं तो नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। और मुझे क्या करना है, यहां से मूव करना है, तो मुझे Fe से थोड़ा सा ज्यादा अमाउंट का फोर्स लगाना होगा। ज्यादा मैं अगर अप्लाई करूंगा तो वहां पर एक्सीलरेशन आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, यहां पर इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स मैंने अप्लाई किया, जिससे कि मैंने कहा कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr आया। तो यहां पर अगर देखूं मैं, तो जो मैंने एक्सटर्नल फोर्स किया है और जिसकी वजह से स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr आया है, ये किसकी वजह से आया है, ये मैंने इसके ऊपर क्या किया, एक स्मॉल वर्क किया है, ठीक है ना। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट ए पर जो मैंने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर किया है, अगर मैं एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dr करता हूं कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करके, अगर मैं पॉइंट ए से बी तक इस चार्ज को लेकर के आऊं, तो टोटल वर्क डन के लिए मुझे क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। यानी कि इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे मिलेगा वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्सटर्नल इंटू डी आर। इसका इंटीग्रेशन करना होगा। और हमने अभी भी पढ़ा था कि जो भी हम वर्क डन करते हैं वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। यानी कि इस पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज होगा वो इस वर्क डन के इक्वल होगा। यानी कि मैं लिख सकता हूं वर्क फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम बी टू ए, ठीक है। यानी कि मैं लिख सकता हूं ub माइनस ua इज इक्वल टू wab। यानी कि इसको हम लोग अगर कहना चाहें तो इस तरह से कह सकते हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, या फिर ए टू बी। और अगर यहां पर मुझसे स्पेशली किसी भी पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाए, तो इसके लिए हमें एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना होगा जहां पर पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली जीरो हो। तो ऐसा रीजन हमको कहां मिलेगा, देखिए इस इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं कहूं इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। क्यों इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, और अगर इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो वहां पर मैं अगर किसी भी चार्ज को मूव करूंगा तो उसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करूंगा वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा। और अगर वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होगा तो उसके ऊपर कोई भी वर्क भी नहीं होगा, यानी कि कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। यानी कि हमें एक ऐसा पॉइंट कंसीडर करना होगा वो कि इंफिनिटी पर होगा, जहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो। यानी कि मैं यहां कह सकता हूं जो पॉइंट ए होगा वो ऑलमोस्ट कहां पर होगा, इंफिनिटी पर होगा, और वहां से मुझे उस पॉइंट चार्ज को लेकर के आना है बी पर। तो देखिए यहां पर अगर मैं कहूं तो इक्वेशन होगी वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी इज इक्वल टू यू बी, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट बी, ठीक है ना। तो यहां से मैं इसको इस तरह से भी कह सकता हूं। देखिए ये दो इक्वेशंस है हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोटेंशियल एनर्जी के लिए। इनको मैं किस तरह से कह सकता हूं, देखिए वर्क डन फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। और इस वाले पॉइंट को अगर मैं कहना चाहूं तो ऐसे कहूंगा कि वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू बी इज इक्वल टू द स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी, ठीक है ना। यानी कि पॉइंट बी पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो चार्ज को इंफिनिटी से पॉइंट बी तक लाने में जितना भी वर्क किया गया है वो सारा का सारा वर्क इस पॉइंट बी पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। और इसके बाद देखिए अगला जो पॉइंट है हमारा, अगला जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अब अगर बात करें, यहां पर हम लोग किसी भी चार्ज की बात कर रहे थे, लेकिन अगर मैं एक यूनिट टेस्ट चार्ज के लिए बात करूं, यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए बात करता हूं अगर, तो वहां पर जो भी वर्क है मैं उसे डिवाइड कर दूंगा उस यूनिट टेस्ट चार्ज से। जैसा कि यहां पर देखिए इक्वेशन दिया हुआ है कि यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि है इसे हम लोग डिफाइन करते हैं, इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं
V से, जो कि हम लोगों ने क्लास 10th में पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में भी देखा था। तो यहां पर अगर मैं देखूं कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, यानी कि चेंज इन पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड A, यानी कि VB माइनस VA इज इक्वल टू द वर्क डन फ्रॉम A टू B, एंड जो यूनिट चार्ज है इससे मैं डिवाइड करूंगा तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, वर्क डन पर यूनिट चार्ज इज इक्वल टू द चेंज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये हमारे पास उसका फॉर्मूला हो गया। देखिए जो अभी हम लोगों ने बनाया था, जो पोटेंशियल एनर्जी का था वो क्या था, UB माइनस UA इज इक्वल टू WAB, और यहीं पर हमने क्या किया, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के लिए माना है, तो जो एक यूनिट टेस्ट चार्ज पे हम लोग वर्क करेंगे वही हम लोग यहां पर पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। अगर मैं बात करूं कि जो हमने दूसरा इक्वेशन अभी पढ़ा था कि किसी भी स्पेसिफिक एक पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए इक्वेशन होगा कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज, और वो वर्क डन कहां से कहां तक होगा, इंफिनिटी से B तक होगा, वो बराबर होगा उस पॉइंट के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के। यानी कि देखिए इसको इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि किसी भी पॉइंट B पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा उस पॉइंट तक चार्ज को, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क, सारा का सारा वर्क उस पॉइंट B पर पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। ठीक है ना। अब अगर बात करें कि यहां जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उसकी SI यूनिट क्या होती है, तो उसकी SI यूनिट होती है वोल्ट। तो यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 वोल्ट हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वोल्ट को अगर डिफाइन करना है तो देखिए इसी फॉर्मूले से हम लोग बना सकते हैं। देखिए जो वर्क है, अगर मैं 1 जूल का वर्क करूं, कब, किसके लिए, 1 कूलाम चार्ज के लिए। देखिए अगर मैं 1 कूलाम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए 1 जूल का वर्क करूं, इसका मतलब कि वो जो दोनों पॉइंट है जिसके बीच में मैं इस चार्ज को मूव कर रहा हूं, उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। देखिए मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूं। जैसे मैंने कहा कि ये पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, और हमारे पास कोई 1 कूलाम का चार्ज, 1 कूलाम का चार्ज है, और इस 1 कूलाम के चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक मुझे लेकर के जाना है, जिसके लिए मैं 1 जूल का वर्क करूंगा। क्या करूंगा, 1 जूल का वर्क करता हूं अगर A से B तक जाने में, इसका मतलब कि A और B के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 1 वोल्ट के इक्वल होगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले टॉपिक पर, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो देखिए यहां पर एक पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा हम लोगों को यहां पर फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं डिसाइड कर लेता हूं कि हमारे पास एक चार्ज है जो कि यहां पर रखा हुआ है Q, और इससे R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है P जिसके ऊपर हम लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। ठीक है ना। तो हमने अभी भी बात किया था कि अगर किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, जिसके लिए हम लोगों को एक रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करना होगा जहां पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमारी कितनी हो, वो 0 के बराबर हो। तो वो मैंने कंसीडर कर लिया इंफिनिटी पर। ठीक है, यानी कि इंफिनिटी पर कोई हमारे पास यहां पर चार्ज है जिसको मैं इस पॉइंट P तक लेकर के आऊंगा, और जो भी वर्क मैं इंफिनिटी से पॉइंट P के बीच में करूंगा वो वर्क इस पॉइंट P पर पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो यहां पर देखा जाए तो देखिए अगर मैं इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर के चला किधर, Q चार्ज की तरफ या पॉइंट P की तरफ, तो A पॉइंट हमको ऐसा मिला जिस पॉइंट पर इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को कुछ फील्ड या कुछ फोर्स फील होने लगा। ठीक है, यानी कि इस पॉइंट पर, पॉइंट A पर इस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक फोर्स फील होने लगा जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। किसकी वजह से, प्लस कैपिटल Q चार्ज की वजह से, और उसकी डायरेक्शन किधर होगी, तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है ना। अब मैंने ये मान लिया कितने कूलाम का चार्ज है, मैंने माना है ये पॉजिटिव 1 कूलाम का चार्ज है जिसको हम लोग यहां से मूव कर रहे हैं, ये हमारा टेस्ट चार्ज। ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट A से अगर मुझे पॉइंट P तक आना है तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट हमें एक फोर्स अप्लाई करना होगा, यानी कि इस डायरेक्शन में अगर हमको आना है तो हमें एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो अगर यहां पर देखा जाए तो जो एक्सटर्नल फोर्स होगा वो ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा,
वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होगा। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि मैं ऑलमोस्ट क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे इतना ही फोर्स देना है जिसकी वजह से ये जो हमारा चार्ज है वो एक्सीलरेट ना हो, सिर्फ उसकी पोजीशन क्या हो, चेंज हो। ठीक है ना। तो यहां पर अगर मैं बात करूं कि कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो उसके ऊपर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा, QE के बराबर होगा। और अगर यहां पर Q की वैल्यू मैंने एक यूनिट 1 कूलम कंसीडर किया है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये किसके बराबर होगा, ये होगा KQ बाई, देखिए इसके बीच में जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के बीच में वो कितनी है, X है, यानी कि ये हो जाएगा KQX स्क्वायर। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, FE के बराबर है। ठीक है ना। चलिए अब मैंने क्या किया, मैंने कहा कि इस पॉइंट A से मैंने इस चार्ज के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया और इसको मूव किया कितना, dx। मैंने कहा कि ये मैंने मूव किया जो कि एक स्मॉल डिस्प्लेसमेंट मैंने माना जो कि है dx है। ठीक है ना। तो अगर मैंने इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स किया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जो कि मैंने माना Fe के ऑलमोस्ट बराबर है, फोर्स लगाया और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ dx का। ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, एक स्मॉल वर्क डन भी होगा, स्मॉल वर्क डन हो गया, मैंने मान लिया dw। ठीक है। अब अगर मैं मानूं कि ये पॉइंट एक दूसरे से काफी डिस्टेंस पे है, तो मुझे टोटल वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा, और टोटल वर्क अगर कैलकुलेट करना है तो मुझे इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करूं तो ये क्या आएगा, W फ्रॉम A टू P, W फ्रॉम A टू P इज इक्वल टू, और इसका इंटीग्रेशन करूं अगर मैं तो ये होगा FE dx cos थीटा। अब देखिए cos थीटा जो है वो किसके बीच का एंगल है, वो एक्सटर्नल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, यानी कि ये वाला। ठीक है ना। और ये एंगल कितना है, देखिए 180 डिग्री, कितना है 180 डिग्री। और यहां पर जो लिमिट होगी वो कहां से कहां तक होगी, तो देखिए अगर यहां पर कोई ऑब्जर्वर बैठा है और वो देख रहा हो कि चार्ज कहां से आ रहा है, तो वो इंफिनिटी से आ रहा है, और कहां तक आ रहा है, तो देखिए पॉइंट P तक आ रहा है, यानी कि पॉइंट P की जो डिस्टेंस है वो क्या है, R है। यानी कि अगर मैं यहां पर लिमिट पॉइंट पुट करूंगा तो जो लिमिट होगी वो होगी इंफिनिटी से R के लिए। ठीक है। तो अगर यहां पर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो cos 180 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 आएगी, और ये हो जाएगा हमारा cos 180 की माइनस को मैं माइनस बाहर लिख लेता हूं, और यहां पर देखिए FE की वैल्यू जो प्लेस करूंगा वो किसके बराबर होगी, वो होगी KQ बाई एक्स स्क्वायर dx इंटू cos 180 की वैल्यू तो -1 हमने प्लेस कर दी है। यहां पर देखिए KQ वाला टर्म क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा, तो ये होगा -KQ, और इंटीग्रेशन जो होगा वो सिर्फ होगा x की पावर -2 dx। ठीक है ना। अब यहां पर अगर मैं इसका इंटीग्रेशन करता हूं तो जो हमारे पास आएगा W फ्रॉम A टू P इज इक्वल टू, देखिए -KQ x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1। ठीक है, ये आएगा हमारे पास। अब देखिए इस पे लिमिट भी लगानी है, तो लिमिट क्या है, इन्फिनिटी से R के लिए। तो देखिए यहां पर जब मैं -2 + 1 करूंगा तो ये x की पावर -1 आ जाएगा, और यहां पर -2 + 1 ये भी क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। और अगर मैं इस तरह से लिखूं तो -KQ ब्रैकेट में x की पावर -1 अपॉन -1, और इसको अगर सिंप्लीफाई करूं तो ये हो जाएगा हमारा -KQ 1 अपॉन x, और यहां पर ये लग जाएगा माइनस। और देखिए ये वाला माइनस भी अगर मैं बाहर करूंगा तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यहां पर लिमिट भी लगाते चलें, ये इन्फिनिटी से R, ये इन्फिनिटी से R। तो अगर यहां पर लिमिट की वैल्यूज पुट करूं तो ये होगा -KQ, एक बार अपर लिमिट एक बार लोअर लिमिट, तो ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/R माइनस 1/इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का तो कोई मतलब नहीं बचा। यहां पर जो हमारे पास इक्वेशन बचा वो क्या होगा, WAP इज इक्वल टू KQ बाई R। ठीक है ना, KQ बाई R। यानी कि अगर आगे चल करके हमको किसी भी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है तो हम लोग डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि अगर WAP इज KQ बाई R, किसी भी पॉइंट की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, या स्पेसिफिक किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो हमेशा KQ बाई R के बराबर होगा। और इस फॉर्मूले का यूज हम लोग इस चैप्टर के आगे डेरिवेशंस में, आगे न्यूमेरिकल्स में करेंगे। ठीक है ना। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अगर आपको ये समझ में आया है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए,
ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू वेरी मच।